जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले महीने लद्दाख में एलएसी के साथ 2-in-1 ड्रोन सिस्टम को टेस्ट करेगी इंडियन आर्मी। एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने के लिए भारत वियतनाम ने साइन किया एक खास एग्रीमेंट। भारत के सभी हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स में इंस्टॉल किए जाएंगे इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। इस साल अक्टूबर में यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच आयोजित होगी हाई एल्टीट्यूड एक्सरसाइज। और यूएस आर्मी जनरल ने एलएसी के पास चाइना द्वारा स्थापित किए जाने वाले डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जताई अपनी चिंता। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेक्टर एंड स्कॉर्पियन नाम के 2-in-1 ड्रोन सिस्टम को अगले महीने जुलाई में लद्दाख में एलएसी के साथ टेस्ट किया जाएगा और अगर ये टेस्ट में सफल रहते हैं तो संभावना है कि इन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट किया जाए। बाकी आपको बता दें कि जो ये वेक्टर एंड स्कॉर्पियन ड्रोन है, इनकी खास बात यह है तो ये 2-in-1 यूएवीज हैं, यानी कि आप इस ड्रोन को फिक्स विंग कॉन्फ़िगरेशन और ट्राईकॉप्टर कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो फिक्स विंग वाला कॉन्फ़िगरेशन है उसे नाम दिया गया है वेक्टर, जो कि एक फ्लेक्सिबल हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला यूएवी है। तो वहीं इसके ट्राईकॉप्टर वाले कॉन्फ़िगरेशन को नाम दिया गया है स्कॉर्पियन। और वेक्टर के विंग्स और टेल को हटाकर और इसमें बूम्स और प्रॉप्स के एक सेपरेट सेट को अटैच करके अब वेक्टर को बड़ी आसानी से ट्राईकॉप्टर कॉन्फ़िगरेशन वाले स्कॉर्पियन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसी वजह से इसे 2-in-1 सिस्टम का नाम दिया गया है, यानी कि ड्रोन तो एक ही है लेकिन इसमें आपको दो अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशंस दिखते हैं। और भारत में इन ड्रोन्स को रोटर प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और पीटीआई न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से बताया गया है कि इस ड्रोन के अगले महीने लद्दाख में एलएसी के साथ टेस्ट ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। और इस ड्रोन को अभी हाल ही में आर्मी की नॉर्दर्न कमांड द्वारा कंडक्ट किए गए नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2022 में भी प्रदर्शित किया गया था। और इस दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस के अलग अलग फॉर्मेशन से इस ड्रोन के प्रति एक अच्छा खासा रिस्पांस देखने को भी मिला था। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये भारत का ऐसा पहला ड्रोन होगा जिसकी टेलीमेट्रिक रेंज 65 किलोमीटर की है। उदाहरण के तौर पर अगर आप उधमपुर में बैठे हैं तो इस ड्रोन की मदद से आप पूरे जम्मू की लाइव फीड आसानी से हासिल कर सकते हैं। और अभी के समय भारत में कोई और दूसरी ऐसी इंडियन कंपनी नहीं है जो इस 65 किलोमीटर तक की रेंज वाले इस तरह की यूएवी को मैन्युफैक्चर कर रही हो। बाकी ये ड्रोन IP66 रेटेड भी है, यानी कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी के समय भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर तक ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। और अभी के समय इस ड्रोन का इस्तेमाल यूएस मरीन कोर, फ्रेंच पुलिस और जर्मन पुलिस द्वारा भी किया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि ये वेक्टर एंड स्कॉर्पियन ड्रोन रशिया यूक्रेन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकी ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि इस ड्रोन की एक और खास बात है कि ये 2 मिनट से भी कम समय के अंदर मिशन के लिए तैयार हो सकता है। और चूंकि ये 2-in-1 सिस्टम है, यानी कि चाहे आप वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाले फिक्स विंग कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करें या कन्वेंशनल ट्राईकॉप्टर वाले कॉन्फ़िगरेशन को, तो इन दोनों ही केसेस में आपको केवल एक ही सिस्टम के लिए ट्रेन होने की जरूरत पड़ती है। इस ड्रोन को बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी इसको सेफली कैरी करने के लिए। और ऑपरेशन के लिए इसको तैयार करने के लिए केवल कुछ ही स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। और इसका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू, रिकॉनेसेंस, बॉर्डर पेट्रोलिंग और इस तरह के बाकी के रोल्स में किया जा सकता है। अगर आप इस ड्रोन को इसके वेक्टर वाले कॉन्फ़िगरेशन में चलाते हैं, यानी कि फिक्स विंग वाले कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये करीब 120 मिनट तक एंड्योरेंस टाइम प्रोवाइड करता है। बाकी ऑटोमेटेड प्रिसिशन टेक ऑफ लैंडिंग, इस तरह के बाकी फीचर्स तो इसमें हैं ही। और रही बात स्कॉर्पियन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ट्राईकॉप्टर की, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ये ड्रोन आपको 45 मिनट्स तक एंड्योरेंस टाइम प्रोवाइड करता है। बाकी ये ड्रोन किसी भी डायरेक्शन में उड़ान भर सकता है, चाहे अपवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, डाउन हो, किसी भी डायरेक्शन में। और इसमें सबसे डिफिकल्ट टेरेन में भी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी रहती है। भारत और वियतनाम के डिफेंस टाइज को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ आज बुधवार को भारत और वियतनाम के बीच 2 महत्वपूर्ण मिलिट्री पैक्ट साइन हुए हैं, जिसमें से एक के तहत 2030 तक भारत और वियतनाम अपने बीच के डिफेंस टाइज के स्कोप और स्केल को और भी अधिक व्यापक आधार देंगे। और इसके अलावा जो दूसरा पैक्ट साइन हुआ है वो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट है, और जो कि दोनों देशों की मिलिट्रीज को एक दूसरे के बेसिस को रिपेयरिंग या फिर सप्लाईज के रिप्लेनिशमेंट के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी देता है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उनके वियतनामीज काउंटरपार्ट की मीटिंग के बाद साइन किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट वाला पैक्ट है तो ये वियतनाम का ऐसा पहला मेजर एग्रीमेंट है जिसे उन्होंने किसी और देश के साथ साइन किया हो। और जैसे कि आप सभी को पता हो कि वियतनाम पास्ट में भारत के स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुका है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि अब वियतनाम की नज़र आकाश के NG वेरिएंट पर भी है। हालांकि अभी भारत की तरफ से आकाश NG मिसाइल के एक्सपोर्ट को अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन आज जो ये खास डॉक्यूमेंट साइन किया गया है जिसमें 2030 तक भारत और वियतनाम के डिफेंस टाइज के स्कोप और स्केल को और बढ़ाया जाएगा, तो इसके तहत पूरी संभावना है कि भारत वियतनाम के लिए केवल आकाश मिसाइल सिस्टम ही नहीं बल्कि और भी अदर डिफेंस सिस्टम्स को ऑफर कर सकता है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से DRDO की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत जो फंडिंग है
उसे बढ़ाने के लिए अप्रूवल दिया गया है। और इस अप्रूवल के तहत जहां पहले 10 करोड़ रुपीस पर प्रोजेक्ट की फंडिंग थी, तो उसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपीस पर प्रोजेक्ट तक कर दिया गया है। और जैसे कि इस साल के बजट में इस बात की घोषणा की गई थी कि डिफेंस R&D में बजट का 25% हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो फंडिंग बढ़ाई गई है तो ये इसी घोषणा के हिस्से के अनुरूप है, और जो कि डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगा। और बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक DRDO के इस TDF स्कीम के तहत अभी तक करीब 56 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। और जो ये TDF स्कीम है ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% हिस्सा प्रदान करती है। US आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन का कहना है कि चाइना द्वारा भारत के साथ लगने वाली सीमाओं के पास जो कुछ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जा रहा है तो वो खतरा बन सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डिस्टेबलाइजिंग और करोसिव बिहेवियर बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। और जब रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए US आर्मी जनरल से लद्दाख में भारत चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेकर सवाल पूछा गया, तो इस पर उनका कहना था कि मेरा मानना यह है कि जिस तरह का एक्टिविटी लेवल है तो वो एक तरह का आई ओपनिंग है, और मुझे ये लगता है कि चाइनीज आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड द्वारा जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जा रहा है तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। और इसी पर आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिलहाल आपको ये तो नहीं बता सकता हूँ कि भारत चाइना के स्टैंड ऑफ कैसे समाप्त होने वाला है और ये कहाँ पर होगा। बाकी उनके मुताबिक भारत और चाइना के बीच जो बातचीत चल रही है वो मददगार साबित हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो बिहेवियर है वो मैटर जरूर करता है। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि वे क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि चाइना एक तरफ ये कह रहा है कि वो सीमा विवाद सुलझाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो सीमा के पास कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बना रहा है जो वाकई में चिंता का विषय है, और ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। और US आर्मी जनरल का मानना है कि 2014 से 2022 के बीच में चाइना के बिहेवियर में बहुत बदलाव आए हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया था कि चाइनीज फाइटर्स ने साउथ चाइना सी में ऑपरेट कर रहे ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट के पास बेहद ही खतरनाक तरीके से मैनवर्स किए थे, जिसने एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के क्रू दोनों को ही खतरे में डाल दिया था। तो अब इस वाली घटना के बाद ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का P-8A एयरक्राफ्ट गोवा के INS हंसा में पहुंचा है, जहां वे इंडियन नेवी के साथ 3 दिवसीय एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। और इस दौरान रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के P-8A एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस को कंडक्ट करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये 7 से 9 जून तक चल रही है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, और जिसमें बताया गया कि अगले साल दिसंबर तक भारत के जितने भी हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं तो वहां पे पेरीमीटर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। और जो ये पेरीमीटर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है तो ये एक ऐसा सेंसर है जो कि एयरपोर्ट्स की वॉल बाउंड्रीज के माध्यम से होने वाले किसी भी घुसपैठ के बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट करेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल मंगलवार को TCL और मिधानी द्वारा असम पुलिस को भाभा कवच बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट हैंडओवर की गई है। और आपको बता दें कि इस बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट के लिए ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री को असम पुलिस से 164 पीसेस के ऑर्डर्स मिले हैं। और बाकी अगर आपको भारत के स्वदेशी भाभा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में जानना है तो इस पर हम 4 साल पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने वो वीडियो देखी होगी, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए भाभा कवच डिफेंस कॉर्ड, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में ITBP द्वारा हेलीबॉर्न स्लिथरिंग ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसमें पहली बार ITBP की विमेन पर्सनल ने भी पार्टिसिपेट किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्लिथरिंग एक ऐसी मिलिट्री टेक्निक होती है जिसमें रिमोट एरियाज या फिर किसी डिफिकल्ट टेरेन में ऑपरेशंस के दौरान ट्रूप्स के रैपिड इंडक्शन और डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें ग्राउंड से कुछ मीटर ऊपर होवर कर रहे हेलीकॉप्टर से एक फिक्स रोप के जरिए जो कमांडोज होते हैं वो स्लाइड करके नीचे आते हैं। और यह पहली बार है जब इस तरह के स्लिथरिंग ऑपरेशंस में ITBP की विमेन पर्सनल को भी शामिल किया गया है। बाकी आपको एक अपडेट और दे देते हैं कि इस साल भारत और US की मिलिट्रीज हाई एल्टीट्यूड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगी, जिसमें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए दोनों देशों के मिलिट्री के बीच के तालमेल को बढ़ाया जाएगा। और भारत और US के इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास, जो कि इस साल अक्टूबर में आयोजित करने के लिए शेड्यूल की गई है। और पिछले साल ये जो एक्सरसाइज है अलास्का में आयोजित की गई थी, और इस साल ये भारत में आयोजित की जाएगी करीब 9 से 10,000 की फीट की ऊंचाई पर। तो ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि अलकायदा नाम का जो एक सुअरों का संगठन है तो उनकी तरफ से भारत में सुसाइड अटैक करने की धमकी दी गई थी। तो इससे संबंधित एक रिपोर्ट ANI की तरफ से देखने को मिली है, और जिसमें टॉप एजेंसी सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि सुअरों का संगठन अलकायदा द्वारा इस धमकी को लेकर जो एक थ्रेट लेटर भेजा गया था, तो इस मामले को सेंट्रल एजेंसीज गंभीरता से देख रही हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं, और सिक्योरिटी पर्सनल को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि उन्हें नोट होती है तो वे तुरंत ही कंसर्न डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज के दिन 2005 में मेजर जे जोसेफ ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2009 में हवलदार धनराज राय, नायक चंद्र बहादुर अवती
और नायक नीमा वांगडी शेरपा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल कि इंडियन एयरफोर्स के किस फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम गरुड़ रखा गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।